Hey there, I'm Anjali Jack and you're watching me on my YouTube channel Learn with Ani. So आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे कि किस तरह से आप प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज कर सकते हो, कैसे सब्जेक्टिव केस यूज होगा, कब ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस ऑर्डर में सेट होते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हो, ये सब कुछ। और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ कॉमन एरर्स भी देखेंगे जो कि हमेशा प्रोनाउन यूज करते वक्त ज्यादातर होते हैं। एंड ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद आपकी प्रोनाउंस में कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के पहले जरूर देख ले, क्योंकि इस वीडियो में यूज होने वाली टर्म्स जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन हो चुकी है और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी एक्सप्लेन हो गए हैं, जिससे आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्रोनाउन का फर्स्ट रूल क्या आता है? 2-3-1 रूल। इसे 2-3-1 रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन नॉर्मल कंडीशन सेकंड पर्सन कम्स फर्स्ट, देन द थर्ड पर्सन एंड लास्टली फर्स्ट पर्सन। क्योंकि सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल सेंटेंस फ्रेम हो रहा होता है, तब सेकंड पर्सन सबसे पहले लगाते, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाते, देन कम्स द फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू, शी एंड आई वर्क टुगेदर। अब यू सेकंड पर्सन है। हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि यू सेकंड पर्सन होता है, जिससे बात हो रही होती है, जिसको आप बात बता रहे होते हो, वो कौन होता है? सेकंड पर्सन। शी, जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन हो गया, तो शी कौन है? थर्ड पर्सन। एंड आई फर्स्ट पर्सन, जो बता रहा है तो फर्स्ट पर्सन। वर्क टुगेदर, तो क्या रूल है? 2-3-1। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्टली थर्ड पर्सन आएगा। सेकंड देख लो, यू एंड दीपक वर प्रेजेंट यस्टरडे। अब जब दो ही जनों की बात हो रही होती है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही होती है, सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो कैसे यूज करेंगे? सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन यूज ही नहीं होगा। ओके, यू सेकंड पर्सन हो गया, दीपक थर्ड पर्सन है, वर प्रेजेंट यस्टरडे। बस सिंपली सेंटेंस फ्रेम हो गया। ओके, रूल नंबर 2, if the responsibility is to be taken for some fault, guilt and mistakes etc, the rule 2-3-1 reverses to 1-3 and 2। जब भी कोई फॉल्ट होता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली बात है, जिम्मेदारी की बात है, तब क्या रूल हो जाता है? 2-3-1 चेंज होकर के 1-3-2 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। सबसे पहले गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती की जिम्मेदारी कौन लेता है? फर्स्ट पर्सन लेता है। इसलिए ये रूल कैसे चेंज हो जाता है? पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा एंड देन कम्स द सेकंड पर्सन। इस तरह से आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन है एंड यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो इस तरह से यूज होगा, मैं, वो और तुम, हम तीनों रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए। अगर दो ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है, दो ही पर्सन लगाए, जैसे रूपा एंड यू कॉज्ड अस मच हार्म, तब थर्ड पर्सन यूज करेंगे और सेकंड पर्सन बाद में आएगा। पहले थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा। जब दो पर्सन का केस है, तब तीनों पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, तब क्या ऑर्डर रहेगा? 1-3 and 2। और दो आ रहे तो 3 and then 2। ओके, नाउ रूल नंबर 3, after let, between, like, but and some prepositions, objective case of pronoun must be used। क्या कह रहा है ये रूल? अब कि जब भी let आ जाए, between आ जाए, like आ जाए या फिर कोई भी अदर प्रपोजिशन आ जाए, तो सब कौन सा केस यूज होगा? उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्टडी नाउ। लेट आ गया और नेक्स्ट क्या यूज करना है हमारे को? ऑब्जेक्टिव केस। मी किसका ऑब्जेक्टिव केस? आई का ऑब्जेक्टिव केस ही तो मी है, पिछले वीडियो में सीखा था ना हमने। सो लेट मी स्टडी नाउ, लेट के बाद क्या यूज किया हमने? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है, गुड स्टूडेंट्स लाइक हर आर सक्सेसफुल, है ना? तो अब यहाँ पे क्या आया है? लाइक आया है। अच्छे बच्चे जो कि उसके जैसे होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो अब लाइक आया है, लाइक के बाद कौन सा केस यूज करना था? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यूज किया, शी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये यूज हो गया, सेंटेंस करेक्टली फ्रेम हो गया। ओके, नाउ द रूल नंबर 4, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होती है, कि सब्जेक्ट का एक्शन जो वापस उसी के ऊपर डाल देती थी, वो होती थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? आई हिड माई सेल्फ, ऐसा आता था ना कि वर्ब के बाद में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, आर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स यूज होते थे, वो होते थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब माई सेल्फ को एज सब्जेक्ट कैसे यूज करोगे? उससे पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट आना भी तो चाहिए, उसके बाद में आप लिख सकते हो। इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड ही विल गो टू द पार्क। राधा एंड ही आए, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिख सकती ना
राधा एंड हिमसेल्फ विल गो टू द पार्क, तो मतलब ही नहीं निकाल रही है, कोई सेंस ही नहीं बना है। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके एक्शन को इसी के ऊपर डालने वाली थी। अब यहाँ अगर सब्जेक्ट में ही हम हिमसेल्फ लगा देंगे तो कैसे हाईलाइट करेगी? नहीं कर पाएगी ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगी। ही एंड आई वॉन द मैच, इसके अंदर भी कहीं नहीं लगा सकते। ही एंड माई सेल्फ थोड़ी लिखोगे, नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज मत करना। सब्जेक्ट लगाने के बाद उसका एक्शन उसी पे डालने के लिए यूज की जा सकती है, बट एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं की जा सकती। ओके, नाउ द रूल नंबर 5, each, every, nobody, none, either, neither, everybody, etc. are followed by singular verbs। कि जब भी each, every, nobody, none, neither इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो कैसे फॉलो, उनके आगे क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, जैसे कि each of the apples is sweet, यहाँ पे एप्पल्स आया है, फिर भी हमने क्या लगाया है? इज लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे ईच आया है। ईच मतलब हर एक एप्पल की बात हो रही है ना, तो आपको सेंटेंस को सही तरह से समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है या प्लूरल सब्जेक्ट की बात। यहाँ पे ईच ऑफ द एप्पल्स की बात की जा रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब नीदर ऑफ द टू बॉयज में से हर एक लड़के की बात कही है, जब भी हर एक चीज की बात की जाएगी तब क्या लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब्स लगाएंगे। ओके, तो ये वर्ड्स जैसे ईच, एवरी, नोबडी, नन, नीदर, ईदर, इन सब के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6, each other stands for 2 person or things, one another stands for 3 or more। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब पढ़ा था ना। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, जब भी दो जनों की बात होती है तब ईच अदर लगता है, या और 3 से ज्यादा की बात होती है तो वन अनदर लगा देते हैं। बोथ यानी कि 2 जनों की बात हुई तो क्या लगा दिया? ईच अदर। नेक्स्ट है, ऑल माई क्लास फेलोज हेल्प वन अनदर, 3 या 3 से ज्यादा की बात होती है पहले क्या आ जाता है? वन अनदर आ जाता है। तो अब यहाँ तो ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ऑल माई क्लास आया तो क्या आ जाएगा? वन अनदर। ओके, समझ आया रूल क्या कह रहा था? ये रूल कि ईच अदर किसके लिए आता है? 2 जनों के लिए, और वन अनदर 3 या 3 से ज्यादा के लिए। ओके, नाउ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? सम वर्ब्स लाइक एब्सेंट, एक्सर्ट, enjoy, avail, apply, resign, pride, etc. are followed by reflexive pronoun। कि कुछ वर्ड्स जैसे कि enjoy हो गई, avail हो गई, pride हो गया, exert हो गया, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? reflexive pronoun लगाते हैं। For example, we enjoyed ourselves at Shimla। enjoyed क्या हो गया? तो ये वर्ब की फॉर्म बताई थी, इसके साथ क्या लगाना है हमें? reflexive pronoun। we का reflexive क्या होता है? ourselves, प्लूरल है ना, इसलिए ourselves। उसी तरह नेक्स्ट में you should avail yourself, avail आया तो इसके साथ क्या लगेगा? yourself, you का रिफ्लेक्सिव yourself ही होता है तो yourself लगा दिया हमने। रमन absented आया तो इसका रिफ्लेक्सिव, रमन का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? himself आ गया। himself क्यों बना? रमन क्या है? लड़का है, इसलिए ही के लिए हम क्या लगा देते हैं? हिमसेल्फ। तो नेम आ जाए ना तब भी आप क्या करोगे? वो हिमसेल्फ वाला रूल यहाँ पे भी लगाओगे। लड़के का नाम आएगा तो हिमसेल्फ, और लड़की का नाम आएगा तो हरसेल्फ लगाओगे। ओके, तो जब भी ऐसी वर्ब्स आए, एब्सेंट, एक्सर्ट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, रिजाइन या फिर प्राइड, तो उनके साथ आप क्या लगाओगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, नाउ द रूल नंबर 8, यूज प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस विद इट। कि नॉमिनेटिव केस वाली प्रोनाउंस लगानी है आपको इट के साथ। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करते हैं वो होता है नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। अब इट आया, इट के साथ कौन सा केस आना था? सब्जेक्टिव केस, या फिर नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं उसे हम। नॉमिनेटिव केस क्या था? जब एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अपन, तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन तो आई है ना, आई। तो ये आई किसके साथ? इट के साथ सब्जेक्टिव केस लगाना था, तो हमने क्या लगाया? इट वाज आई हो गया नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन, इसलिए ये लगेगा। नेक्स्ट है, इट वाज दे भी क्या है? एज ए सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन, तो इट के साथ क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस ही लगता है, नॉमिनेटिव केस ही लगता है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला है, इट वाज लास्ट नाइट माई अंकल। माई अंकल किसके? मेरे अंकल के बारे में बात हो रही है, तो माई अंकल भी क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस में है प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस में है प्रोनाउन, तो इट के साथ कौन सा केस लगना था? नॉमिनेटिव केस लग रहा है, तो ये रूल भी करेक्ट है। तो आप क्या करोगे? इट के साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन यूज करोगे। ओके, अब हम कुछ कॉमन एरर्स देख लेते हैं जो हम प्रोनाउन यूज करते वक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट यू एंड आई डू दिस जॉब। क्या ये सही है?
अब ये ऊपर से तो सही दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर रूल लगा हुआ है 2 3 1 वाला, है ना, कि जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है तो सेकंड पर्सन पहले आता है, फर्स्ट पर्सन बाद में आता है, ठीक है ना। पर फिर भी क्या है, ये गलत हो जाएगा अगर इस तरह से आप लिखोगे तो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तुम्हें और मुझे ये काम करने को दिया जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है तो 2 3 1 वाला रूल चेंज होकर के किस में चला जाता था, 1 3 2 में चला जाता था ना। 1 3 2 रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ मैं पहले लगा दूं, फर्स्ट पर्सन यहाँ लिख दिया, सेकंड पर्सन यहाँ लिख दिया, फिर भी सही है क्या? ये नहीं है ना, क्योंकि लेट के बाद क्या लगता था, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मी, जो कि आई का सब्जेक्टिव केस है। अब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। और ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है, मी यू एंड मोहन विल गो टू द जू। क्या अब ये सही है? नहीं है ना। एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया और दूसरी चीज 2 3 1 वाला रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अंदर तो फर्स्ट पर्सन पहले लिख दिया, सेकंड पर्सन कर दिया, फिर थर्ड पर्सन कर दिया, 1 2 3 रूल लगा दिया यहाँ तो गलत है ना। हमें कौन सा रूल लगाना है, 2 3 1। 2 3 1 में सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड उसके बाद आता है, फर्स्ट सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब इसको सही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन को पहले डालना पड़ेगा। यू को पहले कर दिया, देन थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन कौन है, मोहन है ना, तो मोहन को लिख दो सेकंड पे। फिर थर्ड कौन सा आएगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड बनता है। यू मोहन एंड मी नहीं होगा, मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हमें तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, जो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट लगाना है, इसलिए मी चेंज होकर के आई होगा। यू मोहन एंड आई विल गो टू द जू, करेक्ट सेंटेंस है। ओके, अब नेक्स्ट वन है, रंजीत एंड हिमसेल्फ वेंट टू अ हिल स्टेशन। इसमें क्या गलती है, हिमसेल्फ क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। हिमसेल्फ लगाते हो तो गलत है, क्या लगाना पड़ेगा, ही। रंजीत एंड ही वेंट टू अ हिल स्टेशन, ओके, तब ये सेंटेंस आकर के करेक्ट होगा। नेक्स्ट में, नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट। नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, क्या सही है? दिखने में तो सही लग रहा है, मैंगोज के साथ आर लगाया है, सही है, पर ये गलत है। ऐसे यूज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नन आया है, हर एक चीज की बात होती है तब क्या लगाना था, सिंगुलर वर्ब, तो आर की जगह इसको सही बनाने के लिए इज लगाओगे। जब इज लगेगा तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, आई नो अ वुमन दैट कैन टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट। अब इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, है ना, पूरा सेंटेंस सही है, आई नो अ वुमन दैट कैन टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट, है ना। तो आप यही लिख के आओगे और ये लिख के आओगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ है दैट। दैट कभी भी पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। पर्सन के लिए क्या यूज होता है, हु यूज होता है। ओके, बहुत कम केसेस में दैट यूज होता है पर्सन के लिए, और वो यूज होता है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से होता है, बाकी नहीं होता। बाकी जनरली हम लोग हु लगाते हैं किसी पर्सन की बात करी जा रही हो तो। ओके, यहाँ वुमेन की बात करी हो जा रही है तो आई नो अ वुमेन हु कैन टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट, ऐसा लिखा होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, शी सैट बिसाइड आई। सही सेंटेंस है बिल्कुल, है ना। शी आया और आई आया तो करेक्ट ही है ना, क्योंकि इसके अंदर 2 3 1 वाला रूल लग रहा है ना, कि ये थर्ड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में। 3 1 रूल बन जाता है जब 2 पर्सन होते हैं, जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दे रखे हैं तो थर्ड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा, सही है। पर यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ ही है, एज अ सब्जेक्ट आगे लगा होता तो सब्जेक्ट होता, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लगा है तो ये रॉन्ग हो गया। अगर आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे तो इसकी जगह आप लिखोगे शी सैट बिसाइड मी। आई जब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द डॉग वाज ईटिंग इट्स फूड। अब ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना। पर फिर भी अगर ऐसा लिख के हो गया तो ये गलत हो गया। आपने बोल दिया ये सही है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है ये, इट इज या फिर इट हैज बोलते हैं इसे। लिखने में तो ये साफ दिखता है कि इट्स है, पर इट्स नहीं है। ओके, क्यों गलत है ये? क्योंकि पॉजिटिव जब सिखाया था तब तो यही सिखाया था कि इट एज लग जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो इट्स फूड हो गया, सही है ये, पर नहीं है ये, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है,
ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की या फिर इट हैज की, तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर इस तरह से लगाओगे तो। इट का पॉजेसिव क्या होता है, इट्स होता है। इस जगह अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रॉफी लगाते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सही बनाने के लिए द डॉग वॉज ईटिंग इट्स फूड, विदाउट अपॉस्ट्रॉफी जब लगेगा तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, माई पेन इज सुपीरियर देन योर, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। माई पेन इज सुपीरियर देन योर्स, मेरा पेन तुमसे, तुम्हारे पेन से ज्यादा सुपीरियर है, बिल्कुल सही लगा है। पर नहीं, यहाँ पर भी क्या गलती हो गई है, योर, क्योंकि यू का पॉजेसिव केस क्या बनता है, योर्स बनता है, ना कि योर, है ना। तो माई पेन इज सुपीरियर देन योर्स, जब ये लगेगा तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉमन एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। इनको सीखने के बाद आप कभी भी प्रोनाउंस में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है एडजेक्टिव्स। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Bye bye.